कौन सा सोच है, इसके पीछे का गेम क्या है, कितने लोग हैं इस देश में जो 12 लाख तक की सैलरी को कमाते हैं, कि 8वें पे कमीशन में यह स्लैब कहाँ जाता है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। क्या इस साल का 12 लाख का जो टैक्स एज्यूम्पशन है अगले साल 17 लाख हो जाएगा? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बजट 2025-26 कल माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा पेश कर दिया गया और इस बजट में मध्यम वर्ग के लिए यानी कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी राहत दी गई है। जो पिछला सेशन में 7 लाख तक के टैक्स को शून्य कर दिया गया था, फ्री कर दिया गया था, 7 लाख तक के इनकम तो टैक्स फ्री किया गया था, वह स्लैब इस वित्तीय वर्ष के बजट में यानी कि बजट 25-26 में सीधे 12 लाख कर दिया गया। यानी कि एक बहुत बड़ा गैप, एक बहुत बड़ा उछाल के साथ यह लिमिटेशन दिया गया जहां से टैक्स फ्री हुआ है। न तो पहले क्या होता था 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख इस तरह से स्लैब बढ़ा करके उसको टैक्स फ्री किया जाता था। लेकिन आखिर क्या कारण है कि इस बजट में 7 लाख से उछाल करके 12 लाख तक पहुंचा दिया गया टैक्स फ्री को? इसके पीछे का कारण क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, कौन सा सोच है, इसके पीछे का गेम क्या है, ये सारा चीज आज हम लोग वीडियो में समझेंगे। साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि जो लोग 7 लाख से 12 लाख के दायरे में आ रहे हैं उनको कितना बेनिफिट होने वाला है। और इसलिए बहुत सारी अटकलें भी आ रही हैं कि दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के चुनाव को लेकर के यह मिडिल क्लास फैमिली को इतना बड़ा रियायत दिया गया है। कोई कह रहा है कि इसमें जो देश की इकोनॉमी है वो मिडिल क्लास पर ही बेस्ड है और मिडिल क्लास के पास जितना ही अधिक बचत होगा उतना ही अधिक देश की इकोनॉमी आगे जाएगी। तो तमाम तरह की बातें हैं। कुछ अटकलें ये भी है कि अगले साल 8वें पे कमीशन आने वाला है। 8वें पे कमीशन में सभी की सैलरी लगभग दुगना बढ़ जाएगी। तो उस हैसियत से भी अगर यह स्लैब नहीं बढ़ता तो सभी मैक्सिमम लोग इनकम टैक्स दायरे में आ जाते तो और टैक्स का बोझ बढ़ जाता। ये तमाम तरह की बातें सोशल मीडिया पर हो रही हैं कि इतना बड़ा गैप दे करके, इतना बड़ा उछाल दे करके 7 लाख से एक साथ 12 लाख पर टैक्स फ्री को किया गया। इसका मकसद था, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा कंपैरेटिव चर्चा कर लें कि पिछले 24-25 के बजट में और 25-26 के बजट में जो डायरेक्ट टैक्स पेयर हैं, खास करके जो सर्विस वाले लोग हैं, जो नौकरी पेशा करते हैं, जो डायरेक्ट टैक्स पेयर हैं, वह कैसे असेसमेंट करेंगे अपने टैक्स को। तो हम एक अलग से चार्ट बना करके ऑलरेडी रखे हुए हैं। देखिए, इसको हम ब्रीफ कर देते हैं। जो हमारा 24-25 का बजट था उसमें 7 लाख तक के टैक्स को जीरो कर दिया गया था। यानी कि जिस व्यक्ति का एग्रीगेट 7 लाख है उस 7 लाख तक के टैक्स को फ्री था। फिर 3 लाख से 7 लाख तक 5% था, 7 लाख से 10 लाख तक। अब देखिए, 3 लाख से 7 लाख का मतलब ये हुआ कि अब आप सोचिएगा कि 7 लाख तक टैक्स फ्री था तो फिर स्लैब क्यों बनाया गया? एक ही बार 7 लाख के बाद आगे से शुरू होता नहीं, उसके बारे में हम बता देंगे। अगर आप टैक्स का कैलकुलेशन करते होंगे तो आपको पता होगा। टैक्स का कैलकुलेशन नहीं करते हैं तो हम सिंपल मेथड से आपको समझा देते हैं। तो पहले समझ लीजिए कि 0 से 3 लाख तक आपका शून्य था, कोई टैक्स नहीं लगता था स्लैब में। 3 से 7 लाख के बीच में 5%, 7 से 10 लाख के बीच में 10%, 10 से 12 लाख के बीच में 15%, 12 से 15 लाख के बीच में 20% और 15 लाख से जो ऊपर था उसको 30%। अब यही स्लैब इस 25-26 में बन करके कितना डिफर कर गया। अब देखिए, 0 से 4 लाख तक शून्य कर दिया गया, यानी कि जो शून्य का लेवल है वैसे भी 1 लाख बढ़ गया। और उसके बाद 4-4 लाख के डिफरेंस पर ये परसेंटेज बना दिया गया। इसमें देखिए बराबर डिफरेंस नहीं है। ये 3 से 7 4 लाख का डिफरेंस है, 7 से 10 3 लाख का डिफरेंस है, 10 से 12 2 लाख का डिफरेंस है, 12 से 15 3 लाख का डिफरेंस है, तब जाकर के 5 10 15 20 25 हुआ। लेकिन यहाँ पर देखिए कि हर एक के गैप में 4 लाख का डिफरेंस है। और जब 24 लाख आ रहा है तब उसके ऊपर के 24 लाख है उसके ऊपर के राशि को हम लोग 30% काउंट कर रहे हैं। तो यह दोनों के कंपैरेटिव ऑब्जर्वेशन से भी पता चलता है कि एक बहुत बड़ा रियायत मिलने जा रहा है। यही नहीं, मान लीजिए कि जो व्यक्ति का 12 लाख इनकम है उसको शून्य हो गया। 12 लाख के बाद भी जो लोग टैक्स पेयर हैं, जिनको टैक्स के दायरे में लिया गया है, उनको भी बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने जा रहा है। अब कैसे, आप समझिए। अगर हम 12 लाख तक की ही गणना करते हैं, हम कल्पना करते हैं कि एक व्यक्ति जिसकी सैलरी 12 लाख है यानी कि 1 लाख रुपया पर मंथ, तो हम दोनों चार्ट में
12 लाख तक के ही टैक्स की गणना कर लेते हैं। देखिए ये 12 लाख तक के ही टैक्स की गणना हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए टैक्स की गणना कैसे होता है। 0 से 3 लाख तक शून्य है तो यह आपका 0 हो गया टैक्स। 3 से 7 लाख तक 5%, तो 3 से 7 लाख तक 5% का मतलब यह हुआ कि 3 से 7 लाख के बीच में 4 लाख हुआ, तो 4 लाख का 5% कितना हो गया? 20,000 रुपया हो गया। यह आपका 20,000 रुपया हो गया। फिर 7 से 10 लाख पर 10%, यानी कि 7 से 10 लाख के बीच में कितना रुपया है? 3 लाख है, तो 3 लाख का 10%, ये 30,000 हो गया। 30,000 हो गया। और 10 से 12 लाख में 2 लाख रुपया छिपा हुआ है, तो 2 लाख का मतलब 15%, यानी कि 30,000 रुपया हो गया। देखिए अब पिछले स्लैब में जिस व्यक्ति की इनकम 12 लाख थी उसका यह टोटल अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 30, 30, 60, 20, 80, यानी कि 80,000 रुपया वह टैक्स देता। अगर यह स्लैब चेंज नहीं होता तो जो व्यक्ति जिसका सालाना आय 12 लाख रुपया है, अब यही चीज आप इसमें आ जाइए कि 0 से 4 लाख तक यह 0 है, फिर 4 से 8 लाख तक, अब 4 से 8 लाख तक में 5% है तो 4 लाख का डिफरेंस है, तो 4 5 20,000 ये हो गया, यह 20,000 हो गया। ठीक है। और 8 से 12 लाख, ये 12 लाख का स्लैब इसमें आएगा क्योंकि 12 लाख तक का है ये तो 12 लाख से ऊपर का हो गया। 8 से 12 लाख माने 4 लाख इसमें है तो 10%, तो 40,000 रुपया हो गया। 40,000 रुपया हो गया, यानी कि इस बार इसको 60,000 यही टैक्स बन रहा है। तो वैसे भी आप कंपैरिजन कीजिएगा तो पिछला 24-25 में टोटल टैक्स बनता था 12 लाख के आय पर 80,000, जो कि दे था, यानी कि देना पड़ता था। और इस बार में 12 लाख तक के आय वाले को बना 60,000 रुपया, जो कि फ्री है, यानी कि 60,000 रुपये तक का टैक्स जो है आपका एजम्प्टेड हो गया। ठीक है। तो अब इसमें सबसे बड़ी चीज है कि अब सारा गेम यहीं पर है कि एक व्यक्ति को जो पिछला टैक्स के कैलकुलेशन के हिसाब से 80,000 बच रहा है, इस साल के टैक्स के हिसाब से 60,000 रुपये बच रहा है। यह बचत ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और इस बचत पर ही सारा खेल है कि इस बचत से क्या होने वाला है। सरकार ऐसा क्यों की 7 लाख के बदले एक ही बार में 12 लाख को एजम्प्ट कर दिया, टैक्स फ्री कर दिया। उस टैक्स फ्री होने से क्या होने वाला है? तो विभिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा जो सोशल मीडिया पर यह तर्क दिया जा रहा है कि चूंकि देश की जो इकोनॉमी है उस इकोनॉमी में बहुत बड़ा हिस्सा मिडिल क्लास फैमिली का होता है और मिडिल क्लास फैमिली का सबसे महत्वपूर्ण हथियार होता है परचेजिंग पावर। यानी कि अगर मिडिल क्लास फैमिली के पास परचेजिंग पावर है, उसके पास बचत है, उसके पास नगदी है, तो वह नगदी मार्केट में आएगा। मार्केट में आएगा तो परचेजिंग पावर बढ़ेगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी बाजार में और डिमांड के कारण वस्तुओं का प्रोडक्शन शुरू होगा और हमारे जीडीपी में एक बहुत बड़ा उछाल आएगा। तो एक तो विभिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा यह तर्क दिया जा रहा है कि जो मिडिल क्लास फैमिली को, अब सवाल है कि इस तरह के कितने लोग हैं, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने लोग हैं इस देश में जो 12 लाख तक की सैलरी को कमाते हैं। तो आपको एक मोटा मोटी आंकड़ा जान लीजिए कि जो डायरेक्ट टैक्स पेयर हैं, जो भी डायरेक्ट टैक्स पेयर उनकी कुल संख्या है 8.6 करोड़। ध्यान रखिए 8.6 करोड़ मतलब कि 8 करोड़ 62 लाख ये टोटल है टैक्स पेयर। ठीक है। अब उसमें से 6 करोड़ इतने लोग जो हैं ये है 12 लाख तक, 12 लाख तक कमाने वाले, यानी कि मिडिल क्लास फैमिली का यह रेंज जो बनाया गया 12 लाख, वह इतने लोग हैं 6 करोड़ 50 लाख, यानी कि टोटल टैक्स पेयर की संख्या 8 करोड़ 62 लाख। उसमें से 6 करोड़ 50 लाख ऐसे लोग हैं जिनका इनकम 12 लाख या उससे कम है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 6 करोड़ 50 लाख रुपए, 6 करोड़ 50 लाख लोगों के पास एवरेज अमाउंट ये बचने जा रहा है। कितना? तो कम से कम कितना बचेगा? तो मान लीजिए कि 0 से 3 लाख तक तो शून्य है, तो कम से कम 20,000 रुपया से लेकर के अधिक से अधिक 80,000 रुपया तक पुराने स्लैब के अनुसार बचेगा। नए स्लैब के अनुसार कम से कम 20,000 रुपया से लेकर के अधिक से अधिक 60,000 रुपया तक बचेगा। यानी कि हर एक मिडिल क्लास फैमिली
जिसका वार्षिक आय 12 लाख रुपया है, उस प्रत्येक व्यक्ति को माने प्रत्येक टैक्स पेयर को कम से कम 20,000 से लेकर के अधिक से अधिक 80,000 तक के रुपए का बचत होगा पुराने टैक्स के हिसाब से, और नए टैक्स के हिसाब से कम 20,000 रुपया से लेकर के अधिक से अधिक 60,000 रुपये तक का बचत होगा। अब यह बचत 6,50,00,000 लोगों के पास जब आएगा तो निश्चित रूप से यह पैसा कहाँ जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपके पास पैसा कुछ बच रहा है तो कहाँ चलते हैं, उसका दो भाग होता है। जो भी आपका बचत है उसका दो भाग में करते हैं, या तो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या आप खर्च करते हैं। आपके पास दो ही ऑप्शन रहता है पैसा का। घर पे तो रख नहीं सकते हैं कि जो बचत हो गया उसको इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। जब इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो आप बैंक में एफडी कीजिएगा, एसआईपी में पैसा डालिएगा, शेयर मार्केट में पैसा डालिएगा, तो उस हिसाब से लिक्विड फॉर्म में आप इकोनॉमी बूम करेगी। अगर आप पैसा को मार्केट में खर्च करते हैं, जो बचत पैसा है आपका मार्केट में लाते हैं, तो मार्केट में परचेजिंग पावर बढ़ेगा, वस्तुओं की डिमांड बढ़ेगी और डिमांड से आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो एक तरह से जो अर्थशास्त्रियों के द्वारा सोशल मीडिया पर तर्क दिया जा रहा है इस बजट में इतना बड़ा रियायत देने का, उसका एक मुख्य वजह यह भी हो सकता है कि और टैक्स फ्री होने के कारण जो पैसा बचेगा उसके पास, या तो इसके हिसाब से 60,000 बचेगा या इसके हिसाब से 80,000 बचेगा। आप 60,000 ही मान के चलिए, तो उस हिसाब से अगर एवरेज ले लीजिए, मिनिमम 20,000 से लेकर के मैक्सिमम 60,000, तो 60, 20, 80 का एवरेज कितना हुआ 40,000, यानी कि 40,000 रुपया एक टैक्स पेयर को बचेगा। अब सोच लीजिए कि 6,50,00,000 लोग हैं, अगर इतना पैसा मिडिल क्लास फैमिली के पास आता है तो उसका दो ही ऑप्शन है, या तो वह इन्वेस्टमेंट करेगा या मार्केट में जाकर के खर्च करेगा, और दोनों ही स्थिति में हमारा इकोनॉमी जो है बूम होने वाली है। तो एक यहाँ पर बहुत ही सटीक तर्क और शास्त्रियों के द्वारा दिया जा रहा है, जो कि तार्किक है, माना जा सकता है। एनीवे, किसी भी हाल में मिडिल क्लास फैमिली को तो फायदा हो ही गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि अगले साल 1/1/26 से 8वां वेतन आयोग गठित होने वाला है। तो 8वां वेतन आयोग जब जैसे ही गठित होगा, ये जितने भी 12 लाख यानी कि 12 लाख सालाना कमाने वाले लोग हैं, अगर इनका सैलरी के हिसाब से देखिएगा तो मोटा मोटी मान के चलिए कि आपके 8वें पे कमीशन में बेसिक दुगना होने जा रहा है, लगभग दुगना, यानी कि 1.92 का फैक्टर को लीजिएगा तो दुगना मान लीजिए 2। तो जब जैसे ही दुगना हो जाएगा तो आपका जो आदमी 12 लाख रुपए कमा रहा है उसका एवरेज ऑल आपका 16 लाख 17 लाख रुपया पहुंच जाएगा टोटल ग्रॉस अमाउंट में। तो अब उस कंडीशन में अगर सरकार उस स्लैब को नहीं बढ़ाती है, मान लीजिए कि इन साल स्लैब बढ़ा दी कि 12 लाख तक टैक्स फ्री हो गया, और अगले साल तक स्लैब नहीं, क्योंकि अब तो यह तो इस वित्तीय वर्ष में मिलने वाला है नहीं, ये आपको 25-26 यानी कि असेसमेंट ईयर 26-27 में मिलेगा। अगले वर्ष जब 8वां पे कमीशन लागू हो जाता है और उस कंडीशन में सरकार का स्लैब यही रह जाएगा, तब आप सोच सकते हैं कि जिस व्यक्ति को आज 0 टैक्स लग रहा है उस व्यक्ति को 1 लाख प्लस टैक्स लगेगा 8वें वेतन आयोग में, अगर स्लैब नहीं बढ़ता है तब। कैसे? तो हम लोग उसको एक एग्जाम्पल से और एक सिंपल कैलकुलेशन से आपको समझाते हैं कि 7th पे कमीशन माने कि आज के डेट में इसके हिसाब से जिस व्यक्ति को 0 टैक्स लग रहा है, 0 टैक्स लग रहा है, एक भी टैक्स नहीं लग रहा है, उस व्यक्ति को अगर यह स्लैब नहीं बढ़ता है 8वें वेतन आयोग में तो कितना टैक्स लगेगा। आइए हम उसको एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखिए, अब सबसे बड़ी चीज है कि अगर यही स्लैब 8वें वेतन आयोग में रह जाता है तो उस कंडीशन में इस 7th पे कमीशन में जिस व्यक्ति को टैक्स फ्री हो रहा है उस व्यक्ति को 12 लाख कमाने वाले व्यक्ति को जो 8वें वेतन आयोग में जाएगा उसका सैलरी क्या होगा, उस पर टैक्स क्या होगा। तो ये कंपैरेटिव चार्ट है। जैसे देखिए 7th पे में मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का बेसिक है 60,000 रुपया, हम 60,000 इसलिए लिए हैं कि यही सैलरी टोटल ग्रॉस बन करके डीए हो गया 60%, मान के चलिए कि अभी 53% है और आपका 8वां पे कमीशन आते आते वह 60% हो जाए तो 60% है 36,000। हम 10% हाउस रेंट या सिटी अलाउंस मेडिकल अलाउंस को ले, चूंकि सबको इसलिए ले रहे हैं कि ये नए रिज्यूम में किसी प्रकार का कोई डिडक्शन का ऑप्शन नहीं है सिवाय स्टैंडर्ड डिडक्शन के। तो उस कंडीशन में अगर किसी व्यक्ति का ग्रॉस सैलरी लेते हैं तो वो बन जाएगा 1,04,000 आज के डेट में 7th पे कमीशन में। अब 12 माह का हम निकालते हैं तब 12,48,000 रुपया हमारा टोटल
ग्रॉस पे हो गया 1 साल का, उसमें से हमको 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, तो टैक्सेबल अमाउंट हो गया 11,73,000। तो अब 11,73,000 मतलब कि 12 लाख से 12 लाख तक को टैक्स फ्री करना है। तो इस व्यक्ति को, इसी व्यक्ति को आज के डेट में इस टैक्स को हो जाएगा 0, यानी कि अभी जो बजट पेश हुआ उसके हिसाब से 7th पे कमीशन वाले व्यक्ति को हो जाएगा 0। लेकिन यही व्यक्ति जब 8 पे कमीशन में जाता है तो हम बताते हो कि अमूमन बेसिक में दुगना का अंतर होगा। तो 60,000 बेसिक है, यहाँ बेसिक हो गया 1,20,000। अब उस पर उस समय 6% ही डीए लीजिए, मान लीजिए साल में 2%, साल में 2 बार डीए बढ़ता है और 3% को ही लीजिए तो 3 दूनी 6%, तो डीए आपका 6% 7200 रुपया हो गया। हाउस रेंट हम 10% ही लेते हैं जो पुराना वाला है 1200, बाकी सीटीए में सब पुराना लेते हैं, हालांकि ये भी बढ़ने वाला है, हालांकि पुराना ले लिए। तो टोटल उस व्यक्ति का सैलरी हो गया मंथली 1,41,200 रुपया। 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 16,94,400 रुपया। अब इस 16,94,400 रुपया उसको 1 साल का ग्रॉस सैलरी हो गया, उसमें से 75,000 आप डिडक्शन ले लीजिए तो हो गया 16,94,400 रुपया। अब चूंकि 16,94,400 रुपया 12 लाख क्रॉस कर गया, तब आपका सारा का सारा टैक्स जो है स्लैब के हिसाब से हो जाएगा। तो स्लैब है आपका कि 0 से 4 लाख तक 0 है, 4 से 8 लाख तक कितना होगा 5, तो 20,000 रुपये हो जाएगा 5% के हिसाब से। ये 5% था, ये 10% था, ये 15% था, ये 20% था। तो 4 लाख का 5% 20,000, फिर नेक्स्ट 4 लाख का 10% 40,000, फिर नेक्स्ट 4 लाख का 15% 60,000। अब कितना बच गया, तो 4 4 8 4 16 लाख बच गया, 19,400, यानी कि 16 लाख में से 19,400 नेक्स्ट बच रहा है, उस पर लग जाएगा आपको 20%, तो 3,880 रुपया, यानी कि टोटल टैक्स आपका कितना हो गया 1,23,880 रुपया। अब सोचिए कि मात्र 1 साल हमको 0 रुपया टैक्स देना पड़ेगा और अगले 8वें पे कमीशन में यह स्लैब चेंज नहीं होता है, तो उस कंडीशन में एक व्यक्ति को 1,23,880 रुपया टैक्स देना पड़ रहा है। तो उस हिसाब से 8वें पे कमीशन को के दृष्टिकोण से भी इसको देखना जरूरी है कि क्या 8वें पे कमीशन में ये जो इतना बड़ा 7 लाख से 12 लाख तक उछाल किया गया है टैक्स फ्री का, क्या 8वें पे कमीशन में, अब 8वें पे कमीशन में क्या होगा। अब तो मान लीजिए कि जब 12 लाख का उछाल किया है तब शून्य होता है, यहाँ पर तो कम से कम 17 लाख का उछाल कीजिएगा तब शून्य होगा। मिडिल क्लास फैमिली 1 साल के लिए नहीं ना रहेगा। अगर वही व्यक्ति 8वें पे कमीशन में जाता है तो अभी तो मिडिल क्लास ही रहेगा। तो अब मिडिल क्लास अगर रहता है तो उस मिडिल क्लास में 16,19,400 रुपया जो व्यक्ति कमा रहा है, इसका टैक्स 0 कब होगा, जब आप 17 लाख टैक्स फ्री कीजिएगा, टैक्स फ्री कीजिएगा, क्योंकि 17 लाख टैक्स फ्री कीजिएगा तब जाकर के 16,19,400 रुपये वाले व्यक्ति को 0 लगेगा। तब ऐसा नहीं कि इस बजट में एक मिडिल क्लास फैमिली 0 टैक्स दे रहा है, 8वें पे कमीशन में वही मिडिल क्लास फैमिली आपको 1,23,880 रुपये टैक्स देगा। तो अब हम लोग इंतजार करना है कि 8वें पे कमीशन में यह स्लैब कहाँ जाता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। यह चूंकि इस 24-25 में मिलने वाला है नहीं, 25-26 में हमको 1 साल मिलेगा, 26-27 में हमको 8वें पे कमीशन में टैक्स देना होगा। तो अब हमको तो मुख्य रूप से इंतजार करना होगा कि 8वें पे कमीशन के समय जो बजट पेश होता है उस बजट में इस स्लैब को कहां बढ़ाया जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्या मिडिल क्लास फैमिली मात्र 1 साल के लिए रहेगी कि क्या आगे भी मिडिल क्लास फैमिली एग्जिस्ट करेगी। अगर मात्र इस स्लैब को इस साल रखा गया और अगले साल नहीं बढ़ाया जाता है तो आपका मिडिल क्लास फैमिली भी एक बहुत बड़ा टैक्स के दायरे में आ जाएगा। तो एनीवे, जैसे जैसे हम लोग का समय आएगा, 8वें पे कमीशन आएगा, उसमें क्या बजट आता है अगले साल का, उस पर निर्भर करेगा। तब तक से लिए हमें लगा कि आपको एक कैलकुलेशन करके हम एग्जाम्पल से समझा दे कि इस बजट में मिडिल क्लास फैमिली जो शून्य टैक्स दे रही है, अगर यही स्लैब रह गया तो अगले में आपको 1,23,000 वही मिडिल क्लास फैमिली टैक्स के दायरे में आ जाएगी। तो अब हम लोग इंतजार करना है कि क्या इस साल का 12 लाख का जो टैक्स एज्यूम्पशन है अगले साल 17 लाख हो जाएगा। अगर 17 लाख हो जाता है तब हम लोग मानेंगे कि यह सरकार जो है मिडिल क्लास फैमिली को प्रोत्साहन दे रही है ताकि उसके पास अधिक से अधिक बचत हो, अधिक से अधिक पैसा कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट करे अपने बचत का कुछ हिस्सा, या मार्केट में परचेजिंग पावर को बढ़ाए। तो ये एक रफ कैलकुलेशन है, ये हमारा अपना कैलकुलेशन है। बजट पेश हुआ उसके हिसाब से हमने समझाने का आपको प्रयास किया है। इस तरह का वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। नमस्कार।